आप सबका हमारे YouTube चैनल जेम्स एकेडमी पर खुश आमदीद। मैं जहीरुद्दीन मोहम्मद सरवर काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने फिर हाजिर, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आज मैं आप लोगों के सामने जो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी WBSSC SLST 2025 का जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ क्लास 11 और 12 के लिए, उस पेपर का सॉल्व आप लोगों के सामने लाया हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसा कि आप लोग पेपर देख सकते हैं कि जो पहला सवाल है, SP चटर्जी डिवाइडेड इंडिया इनटू फॉलोइंग नंबर ऑफ फिजियोग्राफिक रीजन। ये क्लास 10 की किताब में है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो इस बार एग्जाम होने वाला है उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो सिलेबस जो क्लास 9 और 10 की किताबों में है, जो सिलेबस से मैच कर रहा है, उससे क्वेश्चंस ज्यादा है। तो उस क्लास 10 की किताब में जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया दिया है उसमें 5 दिए हुए, लेकिन यहाँ पे जो सवाल SP चटर्जी दिया है इसका जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 7। दूसरा सवाल हम लोग देख सकते हैं। जो सवाल लिखा हुआ है ये बांग्ला में भी है और इंग्लिश में भी है, आप दोनों देख सकते हैं। जो बांग्ला मीडियम के हैं वो लोग भी अपना पेपर चेक कर सकते हैं। 2 नंबर सवाल में जो दिया है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन ईच हाउस होल्ड इन टाउन और सिटीज इज कॉल्ड। तो ये नॉर्मली लोग इस सवाल को देख के कंफ्यूज हो गए कि इसका जवाब पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, बट इसका जवाब होगा हाउस होल्ड डेंसिटी। हम लोग आगे चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत ही मशहूर है और बहुत ही फेमस है। साइलेंट वैली ये केरला में है। तो जैसे सवाल में पूछा है, अगर आपको इसका नॉलेज होगा कि साइलेंट वैली कहाँ है तो आप इसका जवाब आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम कि साइलेंट वैली कहाँ पर है तो जवाब करने में थोड़ी मुश्किल आएगी या आई होगी। तो जो सवाल पूछा है, द फेमस साइलेंट वैली मूवमेंट टुक प्लेस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो जैसा मैंने पहले ही कहा साइलेंट वैली केरला में है। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी केरला। अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि चौथा नंबर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सवाल पूछा है, द प्रॉपर्टी measured by an altimeter is। तो हम लोग जानते हैं विंड वेलोसिटी एनेमोमीटर से नापी जाती है, विंड डायरेक्शन विंड वैन से, और किसी भी चीज का हाइट सी लेवल से जो नापा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एल्टीमीटर। यानी इसका जवाब होगा ऑप्शन सी एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल था ये। द हेड क्वार्टर ऑफ WTO इज लोकेटेड एट, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी जेनेवा।
सवाल नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। इसका जो सवाल है, ज्योग्राफी वाज प्राइमरली डेजिग्नेटेड बाय कोरोलॉजी। ये इसमें हम दो सवाल में कंफ्यूज हैं। इसका दो ऑप्शन जो है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसमें अगर आपको जवाब मालूम होगा तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, द विंड रिजल्टिंग फ्रॉम द बैलेंस बिटवीन द कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड। तो इसका जवाब होगा ग्रेडियंट विंड। ज्यादातर लोग कंफ्यूज थे गैस ट्रॉपिक विंड के पे, लेकिन इसका जवाब होगा ग्रेडियंट विंड। क्वेश्चन नंबर आप 8 नंबर देख सकते हैं। सवाल पूछा है, द परमिसिबल एरर इन a 20-meter chain is। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ±5 mm। क्वेश्चन नंबर 9 के पास हम लोग चलते हैं। इसमें जवाब दिया है, जैसे सवाल आप लोग पढ़ सकते हैं। 9 नंबर सवाल, सॉलिफ्लेक्शन एंड कैलिफ्लेक्शन आर टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। तो इसका जवाब इसका दो बहुत एप्रोप्रिएट आंसर है। एक सॉइल क्रीप और दूसरा स्लो फ्लो। इसका जवाब अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और जितने भी लोग आज एग्जाम दिए हैं वो मुझे जरूर बताएंगे कि उन लोगों का कितना परसेंट सही जवाब हुआ है। इससे मैं आप लोगों को ये अंदाजा लगाकर बता सकता हूं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन टू सब पोलर लो प्रेशर जोन इज कॉल्ड। तो इसका जवाब होगा वेस्टर्ली, यानी एंटी ट्रेड विंड। सब ट्रॉपिकल से इक्वेटोरियल की तरफ ईस्टर्ली चलती है, जबकि सब ट्रॉपिकल से सब पोलर की तरफ वेस्टर्ली विंड चलती है। अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देख सकते हैं, सवाल बोल रहा है, द क्वाटिनरी सेक्टर इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इसका जो जवाब होगा, देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी में 5 एक्टिविटी आती है। एक प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी, क्वाटिनरी और क्वीनरी। तो जो खेती बाड़ी, जो पहला काम जो इंसानों ने शुरू किया, यानी खेती बाड़ी, माइनिंग, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ज्यादातर एक्टिविटी टर्शियरी में है। टर्शियरी में ज्यादातर सर्विस सेक्टर आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये शायद ये क्वीनरी में आता है। तो यहाँ पे नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है क्वाटिनरी एक्टिविटी का। अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत बेसिक लेवल का सवाल दिया था इस बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। तो टोबाको भी प्लांटेशन क्रॉप है, कोकोआ भी प्लांटेशन क्रॉप है, जूट भी प्लांटेशन क्रॉप है, लेकिन सुगर कॉइन प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ये ग्रास फैमिली में आती है।
अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। ये क्लास 11 12 के सिलेबस में है। रिंग ऑफ फायर इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। रिंग ऑफ फायर दरअसल जो पैसिफिक ओशन का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरिया को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग प्रीडोमिनेंटली डिपेंड ऑन। देखिए, ज्योग्राफी में जवाब बहुत एक्यूरेट सिलेक्ट करना पड़ता है। चारों का चारों जो है अप्रोक्सीमेटली करेक्ट जवाब है, जो वेदरिंग का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इन चारों में जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे क्लोज आंसर होना चाहिए, वो दो सवाल में, दो में से कोई एक जवाब होना चाहिए। एक क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा असर डालता है किसी भी चीज़ को तोड़ने में, वेदर करने में, तकरीब करने में। इसके अलावा इंसानों का एक्टिविटी को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंसान जो इतने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ रहा है, जो माइंस खोद रहा है, ये भी जो है वेदरिंग का एक ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटी है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। तो इसका दो जवाब होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन कौन सा जवाब करेक्ट आप लोगों को दिखाती है। अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देख रहे हैं, सवाल पूछा है, द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल। बेस लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका जवाब आई थिंक फोटोन होना चाहिए। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल में, 16 नंबर सवाल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सवाल पूछा है, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेव। ये क्लास 12 के बुक में भी है, आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम होगा, जवाब होगा चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन बी। अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। A classic example of human adaptation to drought prone region is। ड्राउट प्रोन बोलते हैं जहां पे बारिश कम होती है, यानी सूखा पड़ता है ज्यादा। तो वहां पे हम लोग इरिगेशन के जरिए भी, जैसे हमारा राजस्थान में जो सबसे बड़ा कैनाल बनाया गया है, इंदिरा गांधी कैनाल, उससे राजस्थान के बहुत सारे इलाके में पानी पहुंचाकर फार्मिंग की जाती है। लेकिन सिर्फ एक दो कैनाल से ड्राउट प्रोन एरिया में इंसान नहीं रह पाएगा। उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव करना। तो यानी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राई फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं हम लोग। सवाल पूछा है, अलोंग विच प्लेट मार्जिन आर ओशियनिक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सीन। इसका जवाब, ऐसे तो दो ऑप्शन में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, एक डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन और एक कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन।
लेकिन मेरे मुताबिक ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कंजर्वेटिव मार्जिन होगा, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। अगर इस पे आप लोगों के पास कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 19 हम लोग देख सकते हैं, सवाल पूछ रहा है बेल शेप एज सेक्स पिरामिड इंडिकेट्स। तो बेल शेप यानी इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी बेल शेप जो एज सेक्स पिरामिड होता है उसमें जीरो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, यानी पॉपुलेशन ना ही बढ़ता है और ना ही कम होता है। तो इसका जवाब होगा स्टेशनरी पॉपुलेशन। अगले सवाल पे कर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो सवाल पूछ रहा है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री को उर्दू में कहा जाता है समाजी जंगलात। आज जब हम लोग अपने शहर में, ये सोशल फॉरेस्ट्री मेनली सिटी एरिया में होता है। सिटी में, कोई भी बड़ी सिटी में जाइएगा तो सिटी के दोनों किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं रास्तों के दोनों किनारे, उसको सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। यानी जो सिटी से हम लोगों ने पेड़ पौधों को काट दिया है, उसकी भरपाई के लिए जो थोड़े बहुत रास्तों के किनारे हम लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उसी को सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, ready to reduce pressure on already depleting forest resources। क्योंकि सिटी में जो पेड़ पौधे थे उसको हम लोगों ने काट दिया है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, हम लोग सिटी के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो पेड़ पौधे लगाते हैं रास्तों के दोनों किनारे, उसे हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है, जो 11 12 की किताबें हैं, जो सिलेबस है बेस लेवल है, उसी से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी टर्म एज कंप्लीटली सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसका जवाब होगा सल्फर ऑक्सीजन। अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी क्लास 12 की किताब में है। जो लोग क्लास 9 10 जो 11 12 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा था 11 12 का प्रिपरेशन के लिए आप लोग 11 12 की जो किताबें हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो आप लोग का क्वेश्चन बहुत सारा मैच करेगा। तो ये वही सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन वॉज प्रपोज बाई। ये क्लास 12 की किताब में है, आसान क्वेश्चन है, जेसी वीवर। अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ इज सोलर एनर्जी दैट रिचेज द अर्थ टर्म्ड। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग रेडिएंट एनर्जी मार दिए होंगे, हम जानते हैं, क्योंकि सूरज से जो रोशनी निकलती है, जो हीट निकलता है, जो एनर्जी निकलती है, उसको रेडिएशन कहा जाता है। लेकिन सूरज से जो रेडिएशन निकल रहा है, ये जो रोशनी निकल रही है, इसको रेडिएशन कहते हैं हम लोग। लेकिन इस रेडिएशन का जितना पार्ट अर्थ तक पहुंचता है, इसको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। तो यानी इसका जवाब होगा, यहाँ पे बोल रहा है हाउ इज द सोलर एनर्जी दैट रिचेस द अर्थ टर्म एज, इसका जवाब होगा इंसुलेशन। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था लेकिन बहुत ही मजेदार सवाल था। अकॉर्डिंग टू USDA क्लासिफिकेशन, soil separates having diameter 0.00 मिलीमीटर और लेस इज कॉल्ड। जैसे जब वेदरिंग होता है या एरोजन होता है, तो जो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उसका जो डायमीटर होता है, उसके साइज के अकॉर्डिंग सोयल के पार्टिकल्स को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के आसपास होता है, उसको सैंड कहते हैं। जिसका डायमीटर 0.2 से 0.002 मिलीमीटर यानी इतना तक होता है, उसको सिल्ट कहते हैं। जो
जिस पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होता है, यानी बारीक पार्टिकल, जैसे बच्चे लोग ला के खेलते हैं, क्ले टाइप का गोल गोल बना के खिलौना बनाते हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी उसका डायमीटर जो है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं क्ले। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं आप लोग। द डिटैच, डिटैच का मतलब होता है जो अलग हो जाता है, यानी टूटा हुआ पार्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं टूटा हुआ पार्ट, अलग हुआ पार्ट। द डिटैच पार्ट ऑफ ए रिकम्बेंट फोल्ड फॉर्म ड्यू टू एक्सेसिव लैटरल फोर्स इज नोन एज। तो जो फोल्ड में जो पार्ट, जो चड्रॉक का जो पार्ट जो टूट कर अलग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका बहुत ही आसान सवाल था। इसका जवाब होगा नैपी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं। ये सवाल जो है मैंने अपने एक वीडियो में इसके बारे में बताया था, कि जो साइकिल ऑफ इरोजन का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें जो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन था, जो डेजर्ट एरिया में होता है, जिसको एलसी किंग ने लास्ट स्टेज में बताया था, पेडिप्लिन बनता है और इंजलबर्ग बनता है। तो यहाँ पे वही सवाल है, विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज सीन इन द लास्ट स्टेज ऑफ साइकिल ऑफ एरोजन साइकिल इन डिजर्ट रीजन। यहाँ एरिड की जगह पे डिजर्ट कर दिया। तो ये आसान सवाल था, ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया भी था। इसका जवाब होगा इंजलबर्ग। अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। विच बायोम हैज द हाईएस्ट बायोमास पर स्क्वायर मीटर? तो ये भी बहुत आसान सवाल था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायो। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस पर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड्स नहीं करता, मुनहसिर नहीं करता? तो जाहिर सी बात है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है। अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कम हो जाता है। तो हेल्थ पे भी असर पड़ता है। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने से, जैसे देखते हैं हम लोग जापान वगैरह में, अमेरिका वगैरह में लोग लंबा जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं और आप न्यूट्रिशन भी अच्छे से ले रहे हैं। तो ये भी आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर असर डालता है। कौन तो चीज नहीं डालता है? वो है अर्बनाइजेशन। शहर बसाए लेकिन एनवायरमेंट को पोल्यूट ना होने दे, न्यूट्रिशन अच्छा रखे, हेल्थ अच्छा रखे, तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसा है वैसे ही रहेगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी भी। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग देख सकते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क अडॉप्ट इन 1992 इज, ये था एजेंडा 21। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ दिस डज नॉट रिजल्ट इन पॉपुलेशन चेंज? कौन सा जो है इसमें से चीज है जो पॉपुलेशन की तब्दीली में असर नहीं डालता? जाहिर सी बात है, डेथ रेट पॉपुलेशन चेंज पे असर डालता है, फर्टिलिटी रेट भी, इंटरनेशनल माइग्रेशन भी, यानी दूसरे मुल्क में जाना, ये इंटरनल, इसका जवाब इंटरनल माइग्रेशन होना चाहिए। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, लेकिन मेरे मुताबिक इसका जवाब इंटरनल माइग्रेशन होगा। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगले सवाल के पास हम लोग चलते हैं। सवाल आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31, ये भी क्लास 12 की किताब का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर? तो क्लाइमेट जो है एक्टिव फैक्टर, रेनफॉल और टेम्परेचर, ये दोनों जवाब होगा नहीं। बचा दो, ऑर्गेनिज्म और रिलीफ। एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी अपनाने से जवाब सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसका जवाब होगा रिलीफ। ये पैसिव फैक्टर है। अगले सवाल के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
द हॉरिजॉन्टल, देखो ये देखिए, ये दिया है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन ऑफ मैग्मा विद इन द रॉक बेड इज नोन एज। डाइक जो है वर्टिकल होता है। बैथोलिथ ये कौन डिस्कॉर्डेंट होता है। लेपोलिथ ये लहराते हुए होता है। और सील जो है ये हॉरिजन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ऐसे होता है। तो यानी इसका जवाब होगा सील। इसका जवाब अगर ऑप्शन में सीट भी रहता तो भी जवाब हो जाता। अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग। 33 जो सवाल दिया है कि द वीकनिंग मानसून, यानी मानसून जब कमजोर पड़ता है, थ्रू विड्रॉल ऑफ मानसून रेन, यानी मानसून रेन अब खत्म होने के कगार पे रहता है, खत्म होने के पास पास रहता है नॉर्थ इंडिया के प्लेन में। सडन इनटॉलरेबल हाई टेम्परेचर, अभी हम लोग देख रहे हैं ये जिस महीने में एग्जाम हो रहा है, सितंबर का महीना में, कितनी बेहतरीन किस्म की गर्मी है। तो यानी आप लोग समझ ही चुके होंगे, इसका जवाब होगा सितंबर हीट। ये मानसून, इस महीने में मानसून कमजोर पड़ने लगता है, बारिश कम होने लगती है और गर्मी भी ज्यादा होती है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। बहुत ही आसान सवाल था, ये भी क्लास 12 की किताब का है। फिजोर्ड कोस्ट लाइन आर फॉर्म ड्यू टू। तो इसका जवाब बिल्कुल ही आसान है, सबमर्जेंस ऑफ ग्लेशियल वैली। अगर यहाँ पे रिया कोस्ट होता तो सबमर्जेंस ऑफ रिवर वैली होता, लेकिन चूंकि फिजोर्ड है तो जवाब होगा सबमर्जेंस ऑफ ग्लेशियर वैली। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग देख सकते हैं। सवाल बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसका जवाब होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटली नोन एज। तो फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फर्स्ट बायोस्फीयर जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पे फर्स्ट नेशनल पार्क पूछा था तो जवाब होगा जिम कॉर्बेट। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू एंडेंजर्ड स्पेसीज। अगर आप इसको गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको इंडियन एलिफेंट भी दिखा रहा होगा, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक एशियाटिक लॉयन इज एन एंडेंजर्ड स्पेसीज इन इंडिया। ये पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के गुजरात में जो एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का नाम है गिर फॉरेस्ट, सिर्फ यहीं पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट में। और अभी कुछ साल पहले, शायद 2-3 साल पहले, इन लोग में एक बीमारी चली थी जिससे बहुत सारे लायन मारे गए थे। तो एशियाटिक लायन जो है ये एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। इन 1962 Whittaker classified biomes according to two major factors. These are, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39। द मैन एनवायरमेंट रिलेशन वाज एक्सप्लेन बाय वाइडल डी ले ब्लैची बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। इसका जवाब होगा पॉसिबिलिज्म। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर माइका माइनिंग। आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि माइका में हमारा हिंदुस्तान का मोनोपोली है, यानी इसका जवाब होगा कोदरमा। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। द मेन द मेन प्रोपोनेंट ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी
इसका जवाब होगा डीएम स्मिथ। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 का डीएम स्मिथ होगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 में, द गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन, ये भी क्लास 11 का क्वेश्चन है। ये होगा जवाब कोर एंड मेंटल। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं हम लोग। Which characteristics according to Zimmerman convert a natural element into resources? तो इसका जवाब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक हम पढ़े हैं, इसका जवाब नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसका सही जवाब में डाउट होगा, आपको इसका दूसरा जवाब मालूम होगा, तो आप हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। Which scale directly translate one unit system to another unit system? तो इसका जवाब होना चाहिए कंपैरेटिव स्केल। ज्योग्राफी में जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखा जाता है। ठीक है, इसका डायगोनल स्केल भी हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक ये कंपैरेटिव स्केल इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। हु अमोंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर कैन बी कंसिडर एज ए क्लासिकल ज्योग्राफर? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच सॉइल प्रोफाइल हार्ड पैन फाउंड? इसका जवाब होगा पोर्टजोल। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कीमती सजेशन हमें कमेंट्स में जरूर दें, ताकि हम अपना वीडियो और अच्छे से बना पाए। आप लोगों का कमेंट्स हमारे लिए हौसला होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अ डायगोनल स्केल कैन एक्यूरेटली मेजर? तो इसका जवाब होगा यूनिट एंड टेंथ ओनली। अगर किसी सवाल में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। द कल्टीवेशन ऑफ माइनर क्रॉप टुगेदर विथ ए मेजर फील्ड इज नोन एज? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, इंटर कल्चर। क्वेश्चन नंबर 49, द डेटम लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर फ्रॉम? ये जवाब होगा मीन सी लेवल ऑफ मुंबई। अगला सवाल के पास चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, ये सेंसस का क्वेश्चन था। सेंसस के क्वेश्चन तो आते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011? सेक्स रेशियो यानी मर्द और औरत का रेशियो सबसे ज्यादा केरला में है। केरला में हर 1000 मर्द पे 1084 यानी 1084 वुमेन्स है। 1084 वुमेन्स है पर 1000 मेल। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, हु हैज रिटन द बुक सोशल जस्टिस एंड द सिटी? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, डेविड हार्वे। अगला सवाल पे क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ थेमेटिक मैपिंग? नेटमो, NATMO, नेटमो, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एटलस थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कोलकाता में ही है, इसके हेडक्वार्टर कोलकाता के सॉल्ट लेक में। तो इसमें टोपोग्राफिकल मैप का इस्तेमाल, ये एग्जाम्पल नहीं है थेमेटिक मैपिंग का। इसका सही जवाब होगा टोपोग्राफिकल मैप। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी वैरायटी वाला क्वेश्चन है। ये क्लास 12 के बुक में भी है। हु डिड
फर्स्ट यूज द टर्म इकोलॉजी? इकोलॉजी का इस्तेमाल हिकल ने किया था और इकोसिस्टम का इस्तेमाल ट्रांसलेट ने किया था। इकोसिस्टम का इस्तेमाल ट्रांसलेट ने किया था और इकोलॉजी का इस्तेमाल हिकल ने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा हिकल। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप लोग, जो मेरा पहला वीडियो था मैंने उसमें आपको लोगों को बताने की कोशिश की थी कि अगर आप क्लास 11-12 की किताब अच्छे से पढ़ते हैं तो 11-12 का जो SLST होने वाला है उससे क्वेश्चन बहुत सारा मैच करेंगे, और वैसे ही हो भी रहा है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द क्लाइमेट टाइप मेंशन बिलो प्रिवेल इन माशिया मारा फॉरेस्ट रीजन ऑफ अफ्रीका? इसका सही जवाब होगा सवाना क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं हम लोग। ये क्लास 10 की किताब में है। द टर्म बास्केट ऑफ टोपोग्राफी ये यूज होता है ड्रमलिन के साथ। इसका सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं हम लोग। Schist is a metamorphose from which sedimentary rock? इसका जवाब होगा, हमको इसमें दो में डाउट जा रहा है, एक मड स्टोन और एक जिप्सम। आप मुझे इसका सही जवाब, लेकिन मेरे मुताबिक इसका सही जवाब जिप्सम होना चाहिए, लेकिन इसका सही जवाब अगर आपको पता होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, an object that radiate energy at maximum possible rate per unit area for any wavelength is known as? तो इसका जवाब ऑप्शन ए होगा, ब्लैक बॉडी। क्वेश्चन नंबर 58 के पास चलते हैं हम लोग। द प्रोपाउंडर ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन जहां तक मैं पढ़ा था कैनन इसका जवाब था, लेकिन इसमें कैनन जो है ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, और उसके साथ एक और आदमी का नाम है, एक पे सॉन्डर्स है, एक में जिमरमैन है। तो इसमें ज़्यादा गलत होने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो इसका जवाब मेरे मुताबिक ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ अगर आपको इसका जवाब मालूम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रेस्ट्रिक्ट अ हैजार्ड फ्रॉम बिकमिंग अ डिजास्टर? तो इसका जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए, हैजार्ड वल्नरेबिलिटी कंट्रोल। और ये आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। द इमरजेंस ऑफ ला नीना एंड पैटर्न ऑफ मॉनसूनल रेन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट जनरली को रिलेटेड? इसका जवाब होगा पॉजिटिव मैनर। अगर यहाँ पे एल नीनो होता तो नेगेटिव होता, क्योंकि एल नीनो की वजह से इंडिया में ड्राउट कंडीशन होता है और ला नीना की वजह से इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो ये पॉजिटिव मैनर है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, और कमेंट्स में अपना मशवरा ज़रूर दें, अपना सजेशन ज़रूर दें। और हो सकता है मेरा वीडियो आपको अच्छा ना लगा, फिर भी इसको शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज।